नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 अपराध दोषियों की अर्जी खारिज कर दी है जो सरेंडर के लिए और ज्यादा वक्त मांग रहे थे। बिल्किस बानो गैंगरेप केस और उसके 7 परिजनों की हत्या के मामले में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को गलत तरीके से रिहा कर दिया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को एक फैसला सुनाया था कि उन्हें 21 दिन के अंदर या 22 जनवरी के पहले सबको सरेंडर करना है। लेकिन जो दोषी आरोपी हैं वो चाह रहे थे कि कुछ समय उन्हें और मिल जाए सरेंडर करने से पहले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। उन्हें और ज्यादा समय देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने के लिए समय देने का कोई तुक नहीं है। इन दोषियों को गुजरात की भाजपा सरकार ने गलत तरीके से छोड़ा था और चुनाव से पहले छोड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और इसी दौरान हरियाणा में भाजपा सरकार का एक और फैसला सामने आया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो रेप और हत्या के मामले के अंदर हरियाणा की जेल में बंद है, उसे एक बार फिर पैरोल दे दिया है और इस बार 50 दिनों का पैरोल दिया है। गुरमीत राम रहीम को यह नवा पैरोल है जो हरियाणा सरकार ने दिया है। उसे बार बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा है और जब जब उसे पैरोल पे छोड़ा गया तब कहीं ना कहीं चुनाव थे और माना जा रहा है कि चुनाव के अंदर फायदा उठाने के लिए ही उसे छोड़ा जाता रहा है। और इस बार फिर 50 दिन की पैरोल मिली है और सामने लोकसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव के पहले तक गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर रहेंगे। इसको लेकर एक बार फिर यही कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने एक बार फिर ये दांव खेला है। कितनी बार पैरोल मिली है और बिल्किस बानो से किस तरह का अलग है मामला या नहीं है और भाजपा को से चुनाव में क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ नेशनल हेराल्ड के कोऑर्डिनेटिंग एडिटर अवस्थी जी हैं, माफ कीजिए धीरेन्द्र अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अवस्थी जी का परिचय करा देता हूं मैं। अवस्थी जी करीब 27 से 28 सालों से पत्रकारिता में हैं। बड़े बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण, भास्कर में एडिटर की हैसियत से काम कर चुके हैं। इसके अलावा नई दुनिया, आज समाज, अमर उजाला में भी काम कर चुके हैं और फिलहाल चंडीगढ़ में हैं और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल 3 स्टेट का काम देख रहे हैं। अवस्थी जी, आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, राम रहीम को जब जब पैरोल मिला है कहीं ना कहीं चुनाव का मसला सामने रहा है और इस बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा लंबा पैरोल मिला है। राम रहीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का लगाव कह लें या एफिलिएशन कह लें या जो भी शब्द दे लें, ये राम रहीम को सजा मिलने से पहले से ये चीजें साफ तौर पर दिखती हैं। उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि राम रहीम की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है इस रीजन में कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष कोई भी किसी तरीके का राम रहीम के खिलाफ बयान देने के लिए या किसी तरीके कमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। आप किसी भी नेता से बात कर ले राम रहीम को लेकर, तो ये तो साफ बात है कि करीब आधा, एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा बार पैरोल या फरलो पर राम रहीम बाहर आ चुके हैं। और ये संयोग तो नहीं हो सकता है कि हर बार राम रहीम जब भी बाहर आए उसके आसपास महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कोई ना कोई चुनाव होता है। अब इससे राजनीतिक रसूख राम रहीम के अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब भी राम रहीम बाहर आते हैं, जो कतार लग जाती है उनके सामने नतमस्तक होने की राजनेताओं की, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम रहीम का रसूख क्या है। और ये भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध या एफिलिएशन या प्रभाव की बात इसलिए की जा सकती है कि वो जो कतार राम रहीम के सामने लगती है उसमें 90% नेता भारतीय जनता पार्टी से होते हैं। तो ये संयोग तो नहीं हो सकता। तो हर चुनाव के आसपास राम रहीम का बाहर आना, और कानून के एक्सपर्ट इस बात को भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि जितनी बार राम रहीम को पैरोल या फरलो मिल चुकी है, शायद ही किसी कैदी को इतनी बार पैरोल या फरलो मिली है।
तो इसका इसका पॉलिटिकल कनेक्शन तो साफ है, चुनावी कनेक्शन भी साफ है। अवस्थी जी, मैं थोड़ा सा इसका आंकड़े बता देता हूँ कि राम रहीम को पहली बार जो सजा हुई थी 2017 में हुई थी, 2 शादियों के यौन शोषण रेप के मामले में हुई थी, और 2019 में सजा हुई थी जो शादियों के साथ रेप के मामले में इन्हें 20 साल की सजा हुई थी। और उसके बाद 2019 में जो सजा सुनाई गई थी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सुनाई गई थी, और वो भी उम्र कैद की सजा थी, और तब से वो जेल में बंद है। अक्टूबर 2020 में इनको पहली बार पैरोल मिला था, तब 1 दिन का पैरोल मिला था। फिर 2021 में दूसरी बार पैरोल मिला, तब भी 1 दिन का पैरोल मिला था। लेकिन उसके बाद सरकार की हिम्मत बढ़ती गई और मेहरबानी बढ़ती गई राम रहीम पर। 2022 में 3 बार पैरोल मिला। तो जब 22 में पहला पैरोल मिला 21 दिन का था, दूसरी बार जब पैरोल मिला तो 30 दिन का था, और तीसरी बार पैरोल मिला तो 40 दिन का पैरोल था। उसके बाद 2023 में फिर 3 बार राम रहीम को पैरोल मिला। पहली बार जब पैरोल मिला तो 40 दिन का था, दूसरी बार मिला तब 30 दिन का था, और तीसरी बार 21 दिन का पैरोल मिला नवंबर में, जब राजस्थान के अंदर चुनाव थे 25 नवंबर को। उससे 4 दिन पहले राम रहीम को एक बार फिर पैरोल दिया गया था। और तब राजस्थान में भी यह माना जा रहा था कि गंगानगर और जो हरियाणा से लगता इलाका है हनुमानगढ़ में, वहां पे राम रहीम के डेरा के अनुयायी बड़ी संख्या में है, उसका फायदा उससे मिल सकता था। तो अभी तक 8 बार पैरोल मिल चुका है, और अब इस बार जो पैरोल मिला है वो सबसे ज्यादा अवधि का है, 50 दिन की अवधि का है। तो यानी सरकार की मेहरबानी इस पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो इतनी ज्यादा उपयोगिता क्या लग रही है सरकार को? पहली बात तो ये साफ है कि 50 दिन का मतलब है कि ये जाएगा मार्च तक। मार्च तक राम रहीम बाहर रहेंगे जेल से, ये साफ है बिल्कुल। और पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव का ऐलान 10 मार्च को हुआ था, तो उसी के आसपास इस बार भी होगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है दिनों की संख्या के हिसाब से कि ये लोकसभा चुनाव के आसपास ये अंदर जाएंगे। तब तक ये अपनी मैसेजिंग जो भी करनी होगी वो फॉलोअर को कर चुके होंगे। राम रहीम के मामले में ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि यहाँ लगातार ये सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सरकार की होती है, चाहे वो जेल मंत्री से हो चाहे चीफ मिनिस्टर से हो, ये सवाल पत्रकार कोई ना कोई कर देते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ पत्रकार ये सवाल करने का साहस यहाँ जुटा लेते हैं राम रहीम को लेकर पूछने का। ये हर बार एक ही तरीके का जवाब होता है, चाहे वो सरकार के मुखिया हो या जेल मंत्री हो। वो जवाब होता है कि ये कैदी का अधिकार होता है पैरोल पे बाहर आने का। लेकिन सवाल प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है कि ये अधिकार दूसरे कैदी के क्यों नहीं होता। आज तक कोई दूसरे कैदी की नजीर क्यों नहीं है कि जो अधिकार या जिस तरीके से राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा गया वही राइट या वही स्थितियां दूसरे कैदी के लिए हो। तो इसका जवाब सरकार के पास होता नहीं है। तो मतलब साफ है कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो सबको पता है कि क्या है। राम रहीम के बाहर आने का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। पूरे हरियाणा में राम रहीम का एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम रहीम की अच्छी फैन फॉलोइंग है। पंजाब के मालवा रीजन में अच्छी फैन फॉलोइंग है, और राजस्थान के गंगानगर से, श्री गंगानगर से आते हैं वो आपको पता है। तो ये तकरीबन सब मिला के करीब 25 से 30 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां राम रहीम को चाहने वाले या राम रहीम के समर्थक अच्छी तादाद में हैं। तो उससे पहले जो मैसेजिंग करनी होगी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कि अपने समर्थकों की क्या, किसके पक्ष में जाना है या क्या करना है, वो अपने तरीके से मैसेजिंग कर चुके होंगे। तो चुनाव घोषित होने के साथ शायद ये अंदर जेल में चले जाएंगे। सरकार के लिए कहने के लिए भी हो जाएगा। अगर कोई सवाल करेगा कि जी राम रहीम को फिर आपने छोड़ दिया, तो वो कहेगी कि जी चुनाव का ऐलान हो गया तब तो ये अंदर चले गए, तो इसका चुनाव कनेक्शन कैसा है। लेकिन राम रहीम तब तक अपना काम कर चुके होंगे, और भाजपा को जो फायदा मिल रहा होगा उससे वो उसका ग्राउंड, उसका बेस तैयार हो चुका होगा। अवस्थी जी, राजस्थान में चुनाव के पहले पैरोल मिली, उसके पहले पंजाब में भी चुनाव के पहले पैरोल मिली, हिमाचल में चुनाव थे उससे पहले पैरोल मिली, और हरियाणा में शायद आदमपुर का जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव था उसके पहले पैरोल मिली, और पंचायत चुनाव के समय भी पैरोल मिली। तो हरियाणा में कितना असर रहा है इसका, पैरोल मिलने का कुछ फायदा मिला बीजेपी को? जाहिर सी बात है कि ये ऐसा माना जाता है कि राम रहीम के इस पूरे बेल्ट में इंक्लूडिंग हरियाणा कई करोड़ फॉलोअर हैं।
अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राम रहीम की जो फिल्में आई हैं, पहले रिलीज की डेट डिक्लेयर होने के साथ ही सारे टिकट बुक हो जाते हैं। इतने इतने लोग राम रहीम की फिल्में देखना चाहते हैं कि साहब वहां कतार लग जाती है, टिकट भी पूरे नहीं हो पाते, थिएटर में जगह नहीं मिल पाती। तो राम रहीम की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। आज भी वो जिस तरीके से ऑनलाइन आके अपने भक्तों से या अपने चाहने वालों से रूबरू होते हैं, और उसमें जिस तरीके से सियासतदानों की कतार साथ में शामिल होती है, वो अपने आप में कहने के लिए ये पर्याप्त है, देखने के लिए कि राम रहीम का रसूख पहले जितना तो नहीं कह सकते, लेकिन कमोबेश बरकरार है। अवस्थी जी, इतनी बार पैरोल मिला है और ये पैरोल देना शुद्ध रूप से हरियाणा सरकार का फैसला होता है। सरकार इसका बार बार दुरुपयोग करती रही है, इसको लेकर कभी सवाल नहीं उठे या सरकार इस पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है? हरियाणा के अंदर इस पर बात नहीं होती है? जवाबदेही तो तब बनती है जब कोई नैतिकता का सवाल हो। आज के समय जो सरकारें चल रही है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की, क्या वहां कोई नैतिकता का सवाल बचा है या नैतिक आधार पर वहां कोई फैसले हो रहे हैं? तो ये सवाल उठता है। समाज के किसी न किसी कॉर्नर से सवाल उठाने वाले उठाते हैं, यहां तक कि पत्रकार भी साहस करके कोई ना कोई सवाल उठा ही देते हैं कि आखिर राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो क्यों मिल रही है जो दूसरे कैदियों को कभी नहीं मिली। सरकार का एक ही जवाब होता है कि साहब उनका अधिकार है वो कैदी का, और ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जेल प्रशासन और बाकी प्रशासन मिलकर ये फैसला करते हैं कि बाहर आना चाहिए या नहीं आने देना है। तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं सामने, जो घटित हो रही हैं, उससे एकदम साफ होता है कि सरकार की इजाजत के बिना या सरकार के इंटरफियर के बिना या सरकार के मंशा के बिना राम रहीम जैसा व्यक्ति जेल से बाहर आ जाए, ये संभव ही नहीं है। अवस्थी जी, राम रहीम रेप और हत्या के मामले में सजा याफ्ता है और सजा काट रहा है। बिल्किस बानो केस में भी यही है, जो 11 आरोपी हैं, दोषी हैं, वो रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। दोनों मामले में आपको कोई अंतर नजर आता है क्या? अपराध की प्रवृत्ति और सरकार का जो रवैया है, वहां गुजरात सरकार का, यहाँ हरियाणा सरकार का, कुछ अंतर नजर आता है दोनों में? कमोबेश दोनों दोनों क्राइम एक जैसे हैं, हीनस क्राइम है, जघन्य अपराध के आरोप है। और ये संयोग है या क्या है कि दोनों जगह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात के मसले में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया, पूरी बात बताई नहीं। गुजरात सरकार को ये राइट ही नहीं था कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको छोड़ा जा सके वहां से, लेकिन वो गुजरात सरकार ने किया। अब ये सरकारें इतनी बेशर्म हो गई हैं कि ये उस बात को कबूल भी नहीं करती है कि उनसे कोई गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद इन सरकारों के इस गुजरात सरकार के पास ये ऐसा कोई तर्क बचा नहीं था कि जिसमें वो कोई लॉजिक दे के बाहर उससे निकल सके, लेकिन सरकारें अपने तरीके से निकल जाती हैं। अब नैतिकता का सवाल तो बचा नहीं है। जो एथिक्स, जो नैतिकताएं पहले की सरकारों में हुआ करती थी या पहले के राजनेताओं में होती थी, वो उनकी बात तो सोचना भी अब बेमानी है। ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दोनों जगह जघन्य अपराध हुए हैं और दोनों जगह करीब करीब सरकारों का रवैया एक जैसा है। कहीं नैतिक सवाल की गुंजाइश बचती नहीं है। दोनों सरकारों से सवाल कोई ना कोई तो कर ही रहा है। अब वो अलग है कि अब वर्तमान समय जो मीडिया के हालात है उसमें सवाल पूछने वाले कितने लोग बचे हैं, बावजूद इसके किसी न किसी कॉर्नर से सवाल आ जाता है। और उनके पास ये विकल्प होता है, इन सरकारों के पास, वो ना चाहे तो जवाब नहीं भी दे। कई बार ऐसा भी होता है कि जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता है और आप उनको बाध्य नहीं कर सकते, इसलिए कि पत्रकारों की संख्या इतनी नहीं है, ये दबाव बनाने का ग्रुप समाज में इतनी तादाद में नहीं है कि इन सरकारों पर कोई ऐसा नैतिक प्रेशर वो डाल पाए कि ये जवाब देने के लिए बाध्य हो। तो इनके पास एक आसानी होती है कि बिना जवाब दिए भी निकल जाती हैं। यही इन दोनों मामलों में, चाहे वो राम रहीम का मामला हो या बिल्किस बानो का मामला हो, दोनों जगह कमोबेश वही स्थितियां हैं।
अवस्थी जी, अभी लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी इस साल ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं और शायद इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। राम रहीम की भूमिका शायद तब भी रहेगी, हो सकता है तब तक उसको एक आध बार फिर एक पैरोल और मिल जाए। निश्चित तौर पर हरियाणा में पिछली बार 2019 में 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, तो उस हिसाब से देखें तो सितंबर में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो चुनाव के बमुश्किल 4 या 5 महीने लोकसभा के बाद बचते हैं। अभी एक चर्चा यह भी है कि शायद लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो जाएं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने स्तर पर इसका सर्वे करवा रहे हैं कि क्या लोकसभा के साथ राज्य में चुनाव करवाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, या कितना फायदा मिलेगा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की इकाई पूरी तरीके से सहमत है कि लोकसभा के चुनाव हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हरियाणा में लोकसभा के साथ हो जाए, लेकिन हाईकमान अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो एक संभावना, मुख्यमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि चूंकि 6 महीने से कम जिन राज्यों में चुनाव को बचा होता है, वहां चुनाव आयोग का यह अधिकार होता है कि वो चाहे तो इलेक्शन करवा ले। तो एक संभावना ये है कि शायद लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो जाएं। तो अगर उस नजरिए से हम देखें तो राम रहीम का अभी बाहर आना, जेल से बाहर आना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सरकार के अंदर ये चर्चा चल रही है कि विधानसभा के चुनाव भी हो जाए लोकसभा के? मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो राम रहीम का बाहर आना और महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 PM राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। शुक्रिया नवीन जी। तो ये अवस्थी जी बता रहे थे हरियाणा की राजनीति क्या है और वहां पर राम रहीम का कितना असर पड़ेगा इस पैरोल का। वैसे 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। बीजेपी नारा लगा रही है, दे रहे हैं राम आएंगे, लेकिन राम आएंगे उससे पहले बीजेपी सरकार की मेहरबानी से एक बलात्कारी और हत्या का दोषी फिर जेल से बाहर आ रहा है और इस बार हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर तो बीजेपी को वोट दिलाएगी, मगर राम रहीम से भी बीजेपी को वोटों की उम्मीद है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।